होम्योपैथी, ये शब्द सुनते ही मुझे लगता है कई लोगों के मन में वो छोटी छोटी मीठी गोलियों की तस्वीर आती है। सफेद गोलियां। हाँ बिल्कुल। और अक्सर लोग मानते हैं कि ये बहुत सुरक्षित है, नेचुरल है और असरदार भी। काफी लोग तो यही मानते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग भरोसा करते हैं इन पर। जी। और अक्सर ये एक भरोसे के साथ दी जाती हैं कि भाई इससे सब ठीक हो जाएगा। पर यहीं पर मतलब एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है और आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सवाल ये कि क्या होम्योपैथी वाकई एक साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति है जैसा इसके सपोर्टर्स दावा करते हैं, या फिर ये एक तरह का छद्म विज्ञान है, मतलब सूडो साइंस, जो विज्ञान होने का दावा तो करे पर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी ना उतरे। सही कहा, ये सवाल बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है। हम होम्योपैथी को तर्क, सबूत और इसके इतिहास के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। कहां से शुरू हुई, क्या इसके दावे हैं, और सबसे जरूरी साइंटिफिक जांच में क्या सामने आया है। बिल्कुल। तो हम परत दर परत इसे खोलेंगे, पूरी तरह से लॉजिक और जो भी सबूत मौजूद हैं उनके आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू कहां से होती है इसकी? इसकी शुरुआत होती है करीब 200 साल पहले जर्मनी में। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने इसका आविष्कार किया था। अच्छा, 200 साल पहले? हाँ, और हमें उस समय का माहौल भी समझना होगा। उस वक्त जो मुख्य धारा की चिकित्सा थी, जिसे एलोपैथी कहते हैं, वो काफी कह सकते हैं क्रूर थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वो खून बहाना, जोंक लगाना। बिल्कुल। ब्लड लेटिंग, लीचेस और तो और पारे जैसी जहरीली चीजें भी इस्तेमाल होती थी इलाज के नाम पर। बाप रे। तो ऐसे माहौल में जब हैनेमन ने होम्योपैथी पेश की तो वो लोगों को बहुत सौम्य लगी, बहुत सुरक्षित महसूस हुई। हाँ, जाहिर है, उसकी तुलना में तो कुछ भी बेहतर लगता। उन्होंने 2 मुख्य सिद्धांत दिए जो आज भी होम्योपैथी का आधार हैं। पहला है समा समम शमयाति। लाइक क्योर्स लाइक, अंग्रेजी में यही कहते हैं ना? जी बिल्कुल, लाइक क्योर्स लाइक। इसका मतलब है कि कोई चीज जो एक स्वस्थ इंसान में कुछ लक्षण पैदा करती है, वही चीज अगर बहुत ही कम मात्रा में दी जाए तो बीमार इंसान में उन्हीं लक्षणों को ठीक कर सकती है। इसका कोई उदाहरण? जैसे सबसे क्लासिक उदाहरण प्याज का है। प्याज काटते हैं तो क्या होता है? आंख से पानी, नाक बहना। बिल्कुल। तो इस सिद्धांत के हिसाब से प्याज से बनी हुई बहुत ही डाइल्यूटेड दवा जुकाम या एलर्जी के उन लक्षणों का इलाज कर सकती है जिनमें आंख से पानी आता है और नाक बहती है। सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है, काव्यात्मक सा। हाँ है तो। और दूसरा सिद्धांत इससे भी ज्यादा कह सकते हैं अनोखा है। वो है अति सूक्ष्मता का नियम या लॉ ऑफ इन्फिनिटिज्म्स। अच्छा, ये क्या है? इसके अनुसार किसी दवा के मूल पदार्थ को जितना ज्यादा पतला किया जाएगा, मतलब जितना डाइल्यूट करेंगे, हाँ। उसकी इलाज करने की शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी? ये तो उल्टी बात हुई। हम तो सोचते हैं डोज बढ़ाने से असर बढ़ता है। सही कहा, ये सामान्य लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। और इसी सिद्धांत की वजह से होम्योपैथिक दवाएं इतनी ज्यादा पतली की जाती हैं, मतलब खरबों खरबों गुना या उससे भी ज्यादा। खरबों गुना? जी। तो ये विचार सुनने में भले दिलचस्प लगे, पर सवाल वही है, क्या ये आज के विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं? बिल्कुल। तो चलिए विज्ञान की कसौटी पर ही आते हैं। ये जो पतला करने की प्रक्रिया है, डाइल्यूशन, जी, ये होती कैसे है? आपने कहा 1C, 2C, 30C, ये क्या है? हाँ देखिए, मान लीजिए आपने मूल दवा ली जिसे मदर टिंचर कहते हैं, उसकी 1 बूंद ली। ठीक है। और उसे 99 बूंद पानी या अल्कोहल में मिला दिया। फिर उसे खास तरीके से हिलाते हैं, जिसे सक्सेशन कहते हैं। ये बन गया 1C पोटेंसी। 1 बूंद 99 बूंद में। ओके। अब इस 1C वाले घोल की 1 बूंद लीजिए और उसे फिर से 99 बूंद ताजे पानी या अल्कोहल में मिलाइए और हिलाइए। ये बन गया 2C। अच्छा, मतलब हर बार 1 बूंद लेकर 99 में मिलाते जाना है। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। 30C का मतलब है ये प्रक्रिया 30 बार दोहराई गई है। 200C मतलब 200 बार। और ये दवाएं बहुत आम है होम्योपैथी में। 30 बार, 200 बार, तो इसमें मूल दवा कितनी बचती होगी? यहीं पर मतलब विज्ञान की जो बुनियादी समझ है वो होम्योपैथी के दावों से टकराती है। कैसे? देखिए, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल है एवोगाड्रो लिमिट। आसान शब्दों में कहें तो जब आप किसी चीज को 12C पोटेंसी से ज्यादा पतला कर देते हैं, 12C यानी 12 बार ये प्रोसेस करने के बाद, हाँ, तो 12C के बाद इस बात की संभावना लगभग 0 हो जाती है कि जो आखिरी घोल आपके पास है उसमें मूल पदार्थ का एक भी मॉलिक्यूल बचा हो। एक भी नहीं? एक भी नहीं।
गणितीय रूप से ये लगभग असंभव है। तो फिर 30C और 200C में तो मतलब क्या होता होगा? आप अंदाजा लगा सकती हैं, वो डाइल्यूशन इतना ज्यादा है कि इसे ऐसे समझिए जैसे आपने दवा की एक बूंद पूरे अटलांटिक महासागर में मिला दी और फिर उस महासागर से एक बूंद निकालकर कहा कि ये दवा है। रूप से इन हाई पोटेंसी वाली होम्योपैथिक दवाओं में मूल पदार्थ होता ही नहीं है। वो असल में सिर्फ सॉल्वेंट होता है, पानी या अल्कोहल और चीनी की गोलियां जिन पर ये लिक्विड छिड़का जाता है। तो फिर दवा कैसे हुई अगर उसमें एक्टिव चीज ही नहीं है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल है। अगर दवा में कोई सक्रिय अणु ही नहीं है तो वो शरीर पर कोई असर कैसे डाल सकती है? विज्ञान तो कहता है कि असर के लिए कोई कारण होना चाहिए, कोई फिजिकल प्रेजेंस। इसीलिए ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि होम्योपैथी का ये अति सूक्ष्मता का नियम एक बुनियादी गलती पर आधारित है। बिना एक्टिव इंग्रेडिएंट के दवा काम कैसे करेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जो होम्योपैथी को मानते हैं वो इसका कुछ जवाब तो देते होंगे। हाँ, देते हैं, और उनका एक मुख्य तर्क है। वो कहते हैं पानी में याददाश्त होती है। पानी में याददाश्त, वाटर मेमोरी, ये क्या चीज है? उनका कहना है कि भले ही डाइल्यूशन के बाद मूल पदार्थ के अणु चले गए हों, लेकिन पानी उस पदार्थ की संरचना या एनर्जी या सूचना को याद रखता है और यही याददाश्त इलाज करती है। अच्छा, मतलब पानी याद रखता है कि उसमें क्या मिलाया गया था। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ना, पानी को एक रहस्यमयी शक्ति देता हुआ। हाँ, लगता तो है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से इसमें कई समस्याएं हैं। पहली तो लॉजिकल है। अगर हम मान ले कि पानी हर उस चीज को याद रखता है जिसके संपर्क में वो आता है, हाँ, तो सोचिए पानी क्या क्या याद रखता होगा। नदियों का पानी, झीलों का पानी, उसमें कितने मिनरल्स, प्रदूषक, केमिकल वेस्ट, न जाने क्या क्या मिलता है। हाँ, बात तो सही है। करोड़ों साल पहले डायनासोर के यूरिन के अंश भी तो पानी में मिले होंगे। क्या पानी वो सब याद रखता है? अगर ऐसा होता तो हर घूंट पानी तो पता नहीं किन किन चीजों का कॉकटेल होता। ऐसा तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इससे भी जरूरी बात, आज तक फिजिक्स या केमिस्ट्री में ऐसा कोई भरोसेमंद तरीका नहीं मिला है जिसे बार बार दोहराया जा सके, जिससे ये साबित हो कि पानी इस तरह की मेमोरी रख सकता है और फिर उसे हमारे शरीर जैसे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका? नहीं। पानी के मॉलिक्यूल H2O बहुत डायनामिक होते हैं, खासकर लिक्विड स्टेट में। वो लगातार बनते टूटते रहते हैं। वो किसी खास पदार्थ की छाप को परमानेंटली पकड़कर नहीं रख सकते। इस वाटर मेमोरी के दावे को कई बार टेस्ट किया गया है, लेकिन किसी भी निरपेक्ष जांच में ये कभी साबित नहीं हो पाया। ये बस एक कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं। ठीक है, तो मतलब दवा में अणु नहीं है, पानी की याददाश्त का भी कोई सबूत नहीं है, तो फिर सवाल वही आ जाता है, क्या होम्योपैथी काम करती है? लोग लेते हैं, कहते हैं फायदा हुआ, कुछ तो होता होगा, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज है और वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत रिसर्च की है। हजारों स्टडीज हुई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं पिछले कई दशकों में। हजारों? जी हाँ, और इन अलग अलग स्टडीज के नतीजों को मिलाकर देखने के लिए मेटा एनालिसिस भी किए गए हैं, ताकि एक बड़ा और मजबूत निष्कर्ष निकाला जा सके। और इन सब का नतीजा क्या रहा? नतीजा लगभग एक जैसा और बिल्कुल साफ रहा है। जब कठोर वैज्ञानिक तरीकों से जांच की जाती है तो होम्योपैथी प्लेसिबो से बेहतर काम करती हुई नहीं पाई गई। प्लेसिबो मतलब वो चीनी की गोली जो सिर्फ विश्वास पर काम करती है? हाँ, बिल्कुल वही। प्लेसिबो एक नकली इलाज होता है, जैसे सिर्फ चीनी की गोली दे देना, लेकिन मरीज को लगता है कि उसे असली दवा मिल रही है। और प्लेसिबो इफेक्ट में मरीज को सिर्फ उसके विश्वास और उम्मीद की वजह से कुछ राहत महसूस होती है, दवा के किसी असली असर की वजह से नहीं। अच्छा। तो स्टडीज में बार बार यही देखा गया कि जिन लोगों को होम्योपैथिक दवा दी गई उनकी हालत में उतना ही सुधार हुआ जितना उन लोगों में जिन्हें सिर्फ प्लासीबो दिया गया था। कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं दिखा। कोई खास स्टडीज का उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, जैसे 2015 में ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, NHMRC, उन्होंने 200 से ज्यादा स्टडीज का एक बहुत बड़ा रिव्यू किया। 200 स्टडीज का? हाँ, और उनका निष्कर्ष था कि
किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए ऐसा कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है कि होम्योपैथी असरदार है। साफ शब्दों में। बिल्कुल। इसी तरह यूके पार्लियामेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी ने भी जांच के बाद इसे प्लेसिबो माना और कहा कि इसे सरकारी हेल्थ सर्विस से फंड नहीं करना चाहिए। और WHO का भी कुछ कहना था शायद। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तो बाकायदा चेतावनी जारी की है कि HIV, TB, मलेरिया जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए होम्योपैथी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे असली और असरदार इलाज में देरी हो सकती है, जिसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, तो कुल मिला के जितने भी वैज्ञानिक सबूत हैं, वो भारी बहुमत से यही दिखाते हैं कि होम्योपैथी में प्लेसिबो असर से ज्यादा कोई खास मेडिकल इफेक्ट नहीं होता। टेस्ट में ये बार बार फेल हुई है। लेकिन फिर ये विरोधाभास क्यों? एक तरफ ये सारी स्टडीज जो कह रही हैं कि ये प्लेसिबो हैं, दूसरी तरफ लाखों लोग, उनके पर्सनल अनुभव, उनकी कहानियां, मुझे सालों से माइग्रेन था, सब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, होम्योपैथी ली और ठीक हो गया। या मेरे बच्चे का एक्जीमा तो होम्योपैथी से ही गया। अगर ये काम नहीं करती तो इतने लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं, क्यों मानते हैं? ये बहुत ही पते का सवाल है और इसका जवाब हमें इंसान के मनोविज्ञान और इलाज के अनुभव की गहराइयों में ले जाता है। कई वजह हैं जो मिलकर इस पहेली को सुलझाती हैं। जैसे कि पहली और शायद सबसे ताकतवर वजह है प्लेसिबो इफेक्ट। इसे हमें कम नहीं समझना चाहिए। जब किसी इंसान को ये विश्वास होता है कि उसे एक असरदार इलाज मिल रहा है, तो उसका दिमाग ऐसे केमिकल्स छोड़ सकता है जो दर्द कम कर दें, मूड अच्छा कर दें और उसे वाकई में बेहतर महसूस कराएं। और होम्योपैथी का पूरा प्रोसेस, मतलब डॉक्टर का ध्यान से सुनना, बात करना। हाँ, डॉक्टर का ध्यान से सुनना, मरीज की कहानी को इम्पोर्टेंस देना, फिर खास तौर से चुनकर दवा देना, ये सब प्लेसिबो असर को बढ़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल बनाते हैं। अच्छा, ये एक बात हुई। और दूसरी अहम वजह है बीमारियों का नेचुरल कोर्स। मतलब बहुत सी बीमारियां, खासकर जो पुरानी होती हैं या बार बार होती हैं, जैसे एलर्जी, हल्का दर्द, कुछ स्किन प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम। हाँ, ये तो आती जाती रहती हैं। बिल्कुल, ये समय के साथ अपने आप बेहतर हो जाती हैं या कम ज्यादा होती रहती हैं। अब अगर कोई ऐसे समय पर होम्योपैथी ले रहा है जब उसकी हालत वैसे भी सुधर रही हो तो उसे लगेगा कि दवा से ठीक हुआ, भले ही दवा का उसमें कोई रोल ना हो। ये भी एक पॉइंट है। और तीसरा फैक्टर है कंसल्टेशन का अनुभव, मतलब डॉक्टर से मिलने का अनुभव। होम्योपैथिक डॉक्टर अक्सर अपने मरीजों के साथ काफी वक्त बिताते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। वो मरीज की पूरी जिंदगी, उसके स्ट्रेस, खाना पीना, इमोशंस, सबके बारे में डिटेल में पूछते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए आजकल की भागदौड़ वाली मॉडर्न मेडिसिन से, जहां डॉक्टर के पास कई बार बस 5-10 मिनट होते हैं एक मरीज के लिए। हाँ, ये फर्क तो है। तो जब मरीज को लगता है कि उसे सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, उसकी परवाह की जा रही है, तो ये अपने आप में एक हीलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। वो मानवीय जुड़ाव, वो सहानुभूति, वो मरीज को बेहतर महसूस करा सकती है, भले ही गोली में दवा ना हो। मतलब वो इंसानियत वाला टच। बिल्कुल। और चौथी वजह है मॉडर्न दवाओं का डर, खासकर उनके साइड इफेक्ट्स का। हाँ, लोग डरते तो हैं साइड इफेक्ट से। तो लोग अक्सर नेचुरल और सेफ इलाज ढूंढते हैं। अब क्योंकि होम्योपैथिक गोलियों में एक्टिव इंग्रेडिएंट या तो होता ही नहीं या ना के बराबर होता है, तो साइड इफेक्ट भी नहीं होते होंगे। सीधे तौर पर कोई केमिकल साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, किसी को लैक्टोज से एलर्जी हो तो वो अलग बात है, तो ये उन्हें एंटीबायोटिक या पेन किलर के मुकाबले ज्यादा सेफ लगती हैं, भले ही असरदार ना हो। अच्छा, तो ये सारी वजह मिलके काम करती हैं। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट, बीमारी का अपना उतार चढ़ाव, डॉक्टर का समय और सहानुभूति और सेफ्टी की धारणा, ये सब मिलकर होम्योपैथी की लोकप्रियता और लोगों के अच्छे अनुभवों को समझाते हैं, गोलियों के किसी साइंटिफिक असर की वजह से नहीं। ये काफी हद तक समझ आता है। लेकिन फिर वही सवाल जो कई लोग पूछते हैं, अगर ये बस चीनी की गोलियां हैं और लोग इन्हें लेकर अच्छा महसूस करते हैं, तो हर्ज क्या है, नुकसान क्या है? प्लेसिबो से ही सही फायदा तो हो रहा है ना। ये सोचना कि अगर सीधे नुकसान नहीं तो कोई हर्ज नहीं, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? देखिए, होम्योपैथिक गोलियां खुद भले ही केमिकल रूप से नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत गंभीर इनडायरेक्ट रिस्क पैदा कर सकता है। अच्छा, जैसे सबसे बड़ा और सबसे सीरियस खतरा है असली असरदार इलाज में देरी होना या उसे पूरी तरह से छोड़ देना। सोचिए किसी को शुरुआती स्टेज का कैंसर है
या कोई गंभीर दिल की बीमारी है या कोई सीरियस इन्फेक्शन है जिसके लिए साबित हो चुका इलाज मौजूद है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स। हाँ। अब अगर वो इंसान इन असरदार इलाजों को छोड़कर या उनके साथ साथ सिर्फ होम्योपैथी पर निर्भर रहे, ये सोचकर कि ये जड़ से इलाज कर देगी, तो वो कीमती वक्त खो सकता है। हाँ, ये तो है। कैंसर फैल सकता है, इन्फेक्शन बिगड़ सकता है और ठीक होने का जो असली मौका था वो हाथ से निकल सकता है। ये देरी जानलेवा भी हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। दूसरा खतरा है झूठी सुरक्षा का एहसास। ये सोचना कि मैं तो इलाज ले रही हूँ। हाँ। ये लोगों को जरूरी लाइफस्टाइल बदलाव करने से रोक सकता है, जैसे डायबिटीज में डाइट कंट्रोल या एक्सरसाइज या डॉक्टर की बाकी सलाह मानने से। वो सोचते होम्योपैथी बचा लेगी और बाकी सावधानियां छोड़ देते हैं। ये भी एक पॉइंट है। तीसरा है पैसों का नुकसान, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। एक एक गोली सस्ते लगे पर लंबे इलाज में लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हाँ। और ये पैसा ऐसे इलाज पर बर्बाद होता है जिसमें कोई साबित एक्टिव चीज नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास वैसे ही पैसे कम है। सही बात है। और चौथा एक और बड़ा खतरा है, वो है समाज में विज्ञान और सबूत पर आधारित चिकित्सा के प्रति अविश्वास को बढ़ावा मिलना। मतलब? जब छद्म विज्ञान को असली चिकित्सा की तरह प्रमोट किया जाता है तो इससे लोगों का भरोसा साइंटिफिक मेथड पर, वैक्सीन्स पर और दूसरे साबित हो चुके पब्लिक हेल्थ उपायों पर कमजोर होता है। ये पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, ये तो हम आजकल देख भी रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि एक चीनी की गोली अपने आप में भले हानि रहित लगे, लेकिन जब वो असली जान बचाने वाले इलाज की जगह ले लेती है या उसमें देरी करती है, तो होम्योपैथी का इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये कुछ बहुत जरूरी की जगह ले सकता है। ये वाकई एक बहुत गंभीर तस्वीर है। मतलब एक तरफ साइंटिफिकली अप्रभावी, दूसरी तरफ प्लेसिबो और अनुभव के लेवल पर लोगों को राहत भी पहुंचा सकती है, और तीसरी तरफ असली इलाज से दूर ले जाने का खतरा। काफी कॉम्प्लेक्स है ये तो। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से हमें कुछ जरूरी सबक मिलते हैं मेरे ख्याल से। क्या सबक? पहला तो ये कि इलाज सिर्फ केमिकल और गोलियों का खेल नहीं है। इसमें इंसान वाला पहलू, उम्मीद, भरोसा, सहानुभूति, सुने जाने का एहसास, डॉक्टर मरीज का रिश्ता, ये सब बहुत मायने रखता है। हाँ, ये बात तो है। दूसरा सबक ये कि जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, जो कई बार बहुत टेक्निकल और इम्पर्सनल हो जाती है, वो होम्योपैथी के अनुभव से सीख सकती है। कैसे? मरीजों के साथ ज्यादा वक्त बिताना, उनकी पूरी कहानी सुनना, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना, इन चीजों को हमें अपनी मुख्यधारा की चिकित्सा में लाने की जरूरत है। सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बीमार इंसान की देखभाल। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, जब बात आती है बीमारियों के असली इलाज की, चाहे वो इन्फेक्शन हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, दिल की बीमारी हो, तो हमें पूरी तरह से साइंटिफिक सबूतों पर आधारित इलाज पर ही भरोसा करना चाहिए। सहानुभूति जरूरी है, अच्छा व्यवहार जरूरी है, लेकिन वो एंटीबायोटिक या सर्जरी का विकल्प नहीं हो सकते। हम महामारियों से या गंभीर बीमारियों से सिर्फ अच्छी सोच या प्लेसिबो से नहीं लड़ सकते, उसके लिए साइंस चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सब समझने के बाद एक प्रैक्टिकल सवाल मन में आता है। मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है या रिश्तेदार जो होम्योपैथी में बहुत विश्वास रखता है। हाँ। तो उससे इस बारे में बात कैसे करें? अगर हम सीधे कहें कि ये अंधविश्वास है या गलत है, तो शायद वो नाराज हो जाए और बात ही ना सुने। बेहतर तरीका है कि सम्मान रखते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, जिज्ञासा जगाएं। मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि उन्हें खुद सोचने के लिए प्रेरित करना हो। कैसे सवाल? आप पूछ सकते हैं, जैसे, मैंने कहीं पढ़ा था कि होम्योपैथी दवा इतनी पतली होती है कि उसमें ओरिजिनल चीज का एक मॉलिक्यूल भी नहीं बचता। ये सोचने वाली बात है ना कि बिना किसी एक्टिव चीज के दवा शरीर पर कैसे असर करती होगी। ये ठीक है। और? या फिर ये पानी की याददाश्त वाली बात इंटरेस्टिंग तो है, पर अगर पानी सब कुछ याद रखता तो वो हर बुरी चीज को भी तो याद रखता होगा जिसके कांटेक्ट में आया। फिर तो सादा पानी पीना भी सेफ नहीं होता। हाँ, ये लॉजिकल सवाल है। या एक और सवाल हो सकता है, दुनिया भर में इतनी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, पर कोई भी बड़ी स्टडी लगातार ये क्यों नहीं दिखा पाई कि होम्योपैथी प्लेसिबो से बेहतर है? अगर ये सच में काम करती तो वैज्ञानिक इसे साबित कर पाते ना। मतलब सवालों के जरिए उन्हें खुद सोचने का मौका देना। बिल्कुल, बिना आक्रामक हुए। इससे शायद वो रक्षात्मक ना हो
और खुद तथ्यों पर गौर करने को तैयार हो। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो होम्योपैथी आखिर है क्या? विज्ञान, छद्म विज्ञान या कुछ और? देखिए, अगर हम इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्लिनिकल ट्रायल्स के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर देखें, हाँ, तो ये छद्म विज्ञान की परिभाषा में फिट बैठती है, क्योंकि इसके जो मूल सिद्धांत हैं और असर के दावे हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक सबूत नहीं है। ओके। लेकिन अगर हम इसे मरीज के अनुभव, उसके विश्वास और प्लेसिबो के नजरिए से देखें, हाँ, तो ये एक शक्तिशाली सिस्टम है जो कुछ लोगों को कुछ हालात में बेहतर महसूस करा सकता है, भले ही उसका आधार वैज्ञानिक ना हो। तो ये एक ड्यूअल नेचर जैसा है। बिल्कुल सही, और यही मुख्य संदेश है। जब गंभीर बीमारियों के इलाज की बात आए, जहां जान का सवाल हो, तो हमें बिना किसी शक के साइंस और सबूत पर आधारित मेडिसिन पर ही भरोसा करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। वही हमें असली नतीजे दे सकती है, लेकिन साथ ही हमें इलाज की प्रक्रिया में सहानुभूति, देखभाल और वो मानवीय स्पर्श, उसके महत्व को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। शायद सबसे अच्छी हेल्थ केयर वही होगी जो मॉडर्न मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को होम्योपैथी जैसे अनुभव से मिलने वाली करुणा और व्यक्तिगत ध्यान के साथ जोड़ सके। बिल्कुल ऐसी देखभाल जो साइंटिफिक भी हो और मानवीय भी। ये एक बेहतरीन लक्ष्य होगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगली बार जब कोई आपको या आपके किसी जानने वाले को वो छोटी मीठी गोलियां दें, तो एक पल रुक कर सोचिएगा, क्या ये सच में उन गोलियों में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो काम कर रही है, या ये उस इंसान का अपना विश्वास है, उसकी उम्मीद है और उसके मन की वो अद्भुत शक्ति है हमारी ठीक होने में। हमारे मन की भूमिका आखिर कितनी बड़ी है।